खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नसर के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है कौल का पास। कौल का पास एक मुख्तसर अफसाना है और इस अफसाना के अफसाना निगार हैं मुंशी प्रेमचंद। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है बच्चों। पहले हिस्से के अंदर हम मुंशी प्रेमचंद के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी और आपके जो सलाहियतें हैं उन सलाहियत के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक कौल का पास का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर कौल का पास सबक के साथ और मुंशी प्रेमचंद के हवाले से जो सवालात हैं उन सवालात की मशक करेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला हिस्सा मुंशी प्रेमचंद। इस सबक में बच्चों मुंशी प्रेमचंद के हवाले से हम बात करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अफसाना के बानियों के अंदर आप शामिल हैं और नावल भी आपने लिखे हैं और उर्दू अदब के अंदर आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब की और बहुत जाना माना नाम है मुंशी प्रेमचंद। उर्दू अदब में भी आपकी उतनी ही मकबूलियत है और हिंदी अदब के अंदर भी आपकी बहुत मकबूलियत है। आपके जो अफसाने हैं या आपके जो नोवेल हैं वो इंसानियत, सच्चाई और हक परस्ती पर मुबनी होते थे बच्चों। सच्चाई से जो किरदारों की खासियतें होती थी वो सामने लेकर आते थे। आम बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल करते थे। आम इंसान आपके अफसानों के किरदार होते थे। जो गरीब इंसान होता था, जो मजदूर होता था, निचले तबके के, जिसको कोई समझता नहीं था, कोई देखता नहीं था, जो मजलूम होते थे, वही आपके अफसानों के हीरो होते थे। आपके अफसानों के अंदर वो हीरो का किरदार निभाते थे। तो इस तरह के थे मुंशी प्रेमचंद और इस तरह के थे उनके किरदार। इस सबक के अंदर हम मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे और उनकी खुसूसियात जो कलाम की थी उन खुसूसियात के बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के करीब लम्ही गांव में पैदा हुए थे। बनारस से करीब है, उत्तर प्रदेश के अंदर लम्ही नाम का गांव है, वहां आपकी पैदाइश हुई और वालिदैन ने धनपत राय नाम रखा। जो आपका असल नाम है वो क्या था? धनपत राय। और जो कलाम का नाम था आपका वो नवाब राय भी था और प्रेमचंद भी था। नवाब राय से कैसे प्रेमचंद हो गए वो अभी आगे आएगा। प्रेमचंद के वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे और उनकी वालदा का नाम आनंदी देवी था। जब प्रेमचंद 8 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उर्दू फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। बहुत छोटी उम्र के अंदर ही आपके सर से वालदा का साया उठ गया था। फिर आपके वालिद ने आपकी परवरिश की और शुरुआती तालीम आपकी मदरसे में हुई। 1893 में जब आपके वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया तो वहां मिशन स्कूल में 6ठे दर्जे में आपने दाखिला लिया। आपके वालिद के साथ ही आप गोरखपुर चले गए और वहां मिशन स्कूल में आपका दाखिला हो गया और 1896 में क्वींस कॉलेज बनारस से 9वीं जमात पास की और 1897 में चंद माह बीमार रहकर आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। छोटी उम्र में वालदा का हो गया और जब आपकी तालीम का काम जारी था, आप तालीम हासिल कर ही रहे थे, उसी दौर के अंदर आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। तो फिर आपका आगे का जिंदगी जो है कुछ परेशानियों के अंदर गुजरी। 1898 में मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीजन में पास किया और 1899 में एक प्राइमरी स्कूल में 18 रुपये माहवार पर असिस्टेंट मास्टर मुकर्रर हुए। इसी दौरान BA किया और फिर हेड मास्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए। ये थी आपकी जिंदगी से मुतालिक। परेशानियों में गुजरा आपका। छोटी उम्र के अंदर ही आपका वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर आपकी पढ़ाई मकतब में पढ़ाई के लिए आपको डाला गया। वहां से आप पढ़ाई करते करते और वालिद का जहां जहां ट्रांसफर होता वालिद के साथ वहां पर जाते और आगे की पढ़ाई वहां पर करते। पढ़ाई जारी रहने के दौरान ही, तालीम हासिल करने के दौरान ही आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी मुआश की फिक्र भी सताने लगी। तो साथ ही आपने नौकरी भी करनी शुरू करी, मुलाजिमत कर ली, जिससे उनकी मुआशी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और उन्हीं ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने नौकरी करी, बच्चों को पढ़ाते रहे और साथ में खुद की तालीम भी जारी रखी। पढ़ते पढ़ते ही आपने BA किया और फिर आगे ऊंचे ओहदों तक मुलाजिमत आपने पाई। प्रेमचंद में उर्दू अदब में जदीद अफसाने के बानी और बड़े अफसाना निगार हैं। तो बानी बुनियाद डालने वाला, शुरुआत करने वाला। तो जो जदीद अफसाने हैं, जदीद अफसानों के आप बानी थे, शुरुआत करने वाले थे अफसानों को। और प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज 1901 से शुरू हुआ, जो उन्होंने लिखना शुरू किया और अदब के अंदर
दरस व तदरीस का काम शुरू किया इन्होंने। तो अदबी जिंदगी का आगाज आपका 1901 से शुरू हुआ। उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन रिसाला जमाना का पूर्व में 1907 में शाये हुआ। आपका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन था और वो रिसाला जमाना के अंदर शाये हुआ, जो कानपुर से आता था, कानपुर से जारी होता था। इस रिसाले के अंदर आपका दुनिया का सबसे अनमोल रतन शाये हुआ। उनके 5 अफसानों का मजमूआ सोज़े वतन 1908 में नवाब राय के नाम से शाये हुआ। आपके अफसानों का मजमूआ, पहला अफसाना अगर आपसे पूछा जाए तो पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और अगर अफसानवी मजमूआ पूछा जाए, अफसानों की जमा पूछी जाए कि अफसानों की जमा तरतीब देकर किताब कब छापी गई, तो वो किताब थी सोज़े वतन। सोज़े वतन के अंदर बच्चों आपने अंग्रेजों की मुखालिफत में कई बातें लिखी थी, नवाब राय के नाम से लिखी थी। आप नवाब राय तखल्लुस करते थे, धनपत राय नाम था और नवाब राय के नाम से आप तख्लीक करते थे। और आपने सोज़े वतन जो लिखी तो उसमें अंग्रेजों की मुखालिफत की थी। अंग्रेज इससे नाराज हो गए और सोज़े वतन को जब्त करके और नवाब राय के ऊपर लिखने के ऊपर पाबंदी लगा दी। तब अपने नाम बदलकर, नवाब राय से अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखा और प्रेमचंद के तखल्लुस से आपने लिखना शुरू करा, प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। इस मजमूए के अफसाने हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरे होने की सबब अंग्रेजी हुकूमत ने इसे जब्त कर लिया। आप बाद में प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। तो अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया सोज़े वतन को और नवाब राय के ऊपर पाबंदी लगा दी कि अब नवाब राय नहीं लिख सकते। तो उन्होंने नवाब राय के नाम से नहीं लिखा, अपना नाम बदल दिया और कलमी नाम दूसरा इन्होंने कौन सा लिया? प्रेमचंद। उसके बाद नवाब राय, धनपत राय, नवाब राय और नवाब राय से प्रेमचंद बने। प्रेमचंद ने अफसाने और नावल की दुनिया में बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया। उनकी तसानीफ में इंसानी जिंदगी की सच्ची तस्वीरें दिखाई देती है। प्रेमचंद की लिखने की बच्चों सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनके अफसानों के अंदर या उनकी तख्लीक के अंदर, जितनी भी उनकी तख्लीक हैं, सब के अंदर हमें हमारे मुआशरे की सच्चाई नजर आती है। मुआशरे में जो होता है, जुल्म होता है, मजलूमों को दबाया जाता है, तरह तरह के लोगों को परेशान किया जाता है, किसानों का हक दबाया जाता है, जमींदार, महाजन, साहूकार किस किस तरह से मजदूरों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, वो सारी की सारी चीजें प्रेमचंद अपने अफसानों के अंदर, अपने नावल के अंदर, अपनी तख्लीक में उन चीजों को डाल देते हैं, हमें रूबरू कराते हैं उन सच्चाइयों से। उन्होंने अफसाने को हकीकत से करीब किया, अवामी जिंदगी की तर्जुमानी की और मेहनतकश तबके के जज्बात और एहसासात और उनके मसाइल को पेश किया। आपको हकीकत निगार भी कहा जाता है बच्चों, प्रेमचंद को ही हकीकत निगार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रेमचंद हकीकत को बाहर लेकर आते थे, जो सच्चाई है वो दिखाते थे। उससे पहले अफसाने तो लिखे जाते थे, दास्तानें लिखी जाती थी, बड़े तवील लिखी जाती थी जो, लेकिन उसमें सच्चाइयां नहीं होती थी। वो तफरी और मजा के लिए लिखे गई दास्तानें थी, तफरी और मजा के लिए लिखे गए अफसाने थे। लेकिन जदीद अफसाने की एक खास बात है कि ये हकीकत आमेज होते हैं, हकीकत के करीब होते हैं। जो हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, वही सामने निकल कर आता था। तो हम वो काम छुप छुप के करते थे और प्रेमचंद पूरे समाज के अंदर, पूरे मुआशरे के सामने लिखकर बताते थे कि देखो आपकी ये कमी है और ये आप कर रहे हो। तो दबे कुचले लोगों के जज्बात और एहसासात को जाहिर करते थे और उनके मसाइल को बाहर लाने का काम करते थे। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदुस्तान की देहाती जिंदगी को मौजू बनाया। आपने देहाती जिंदगी को अपना टॉपिक बना लिया लिखने का। देहाती जिंदगी के बारे में आपने बहुत मशहूर नावल लिखे, बहुत मशहूर अफसाने लिखे। देहात में महाजन, जमींदार और पुरोहित किस तरह किसानों का खून चूस रहे थे, यानी तबकाती कशमकश, रस्म और रिवाज की पाबंदी, औरतों की मजलूमी, छुआछूत, मजदूरों की दुश्वारियां, यानी पसमानदा तबके के मसाइल को प्रेमचंद ने पेश करके समाजी इस्लाह का बीड़ा उठाया। तबकाती कशमकश, आपस में लड़ाई झगड़े, तबकों के एक दूसरे के, वर्गों के लड़ाई झगड़े, तबकों के लड़ाई झगड़े, तो इन सब चीजों को, रस्म और रिवाज को, जो औरतों पर जुल्म होता है उनको, मजदूरों के ऊपर जुल्म होता है उनको, किसानों की जो खेतियों को दबा लेते हैं महाजन, जो साहूकार और जमींदार किसानों के ऊपर किस किस तरह के जुल्म करते हैं, वो सारी चीजें प्रेमचंद के अफसानों के अंदर जा बजा नजर आती है हमें। आगे आते हैं। प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात के नब्बाज थे। नबाज यानी
नफ्स देखने वाला, नफ्स जानने वाला, इंसान की नफ्सियात, इंसान के जज्बात के जानकार थे कि वो किस तरह की चीज चाहता है, किस तरह की बातें सुनना चाहता है, किस तरह के उसके अंदर जज्बात होंगे, वो सब जानकर वही जज्बात आप अपने अफसानों के अंदर, अपने नावल के अंदर डाल देते थे। उनके अफसानों में न सिर्फ वाकयात हकीकी जिंदगी के करीब होते थे, हकीकी जिंदगी मालूम होते थे, बल्कि किरदार भी जीते जागते नजर आते हैं, असली जिंदगी में जिनसे हम रोज बरोज रूबरू हैं। जो प्रेमचंद के किरदार ऐसे मालूम होते थे जैसे हमारे आसपास से उठाए गए हों। प्रेमचंद का एक किरदार है गोदान का होरी, तो होरी इस तरह का किरदार है कि जैसे आम मजलूम किसान नजर आते हैं, फटे पुराने कपड़ों के अंदर, झुर्रियों वाला चेहरा, परेशान, बेहाल, जमींदार से दबा हुआ, घर की परेशानियां, बीवी बच्चों की परेशानियां, तरह तरह के उसके हालात बिगड़े हुए, वो सामने वैसे वैसे नजर लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह के लगते हैं किरदार कि जैसे हमारे आसपास से लिए गए हैं, वो सच्चाई जाहिर करते हैं, अपने आप को असली जो उनका होता है अंदर मादा, उसको जाहिर करते हैं किरदार। प्रेमचंद को जुबान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने सादा, सलीस, शगुफ्ता और रवा जुबान इस्तेमाल की। प्रेमचंद बिल्कुल आसान जुबान में बात करते थे, सीधी बात समझाते थे, जो कहना हो आसान कहते थे। आप बात को घुमाने फिराने के हामी नहीं थे, सही बात सीधी सीधी कहने के हामी थे। और यह बात प्रेमचंद ने खुद ने भी कही है कि मैं बात में उलझाव और भटकाव नहीं रखता, मेरे जो बात कहनी होती है मैं सीधी कह देता हूं, सामने के सामने वो बात कह देता हूं। यह प्रेमचंद ने खुद ने कहा है, और यही बात उनके अफसानों में, उनके तख्लीक में भी हमें नजर आती है, खूब नजर आती है हमारे अफसानों के, उनके तख्लीक के अंदर। चाहे अफसाने लो, चाहे नॉवल लो उनके, या कहानियां लो, हर जगह आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ मुश्किल अल्फाज हमें नजर ही नहीं आ रहे, ऐसे बात हो रही जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। आसान किरदार है, सीधे सच्चे किरदार है, और सीधी सीधी बातें प्रेमचंद अपने किरदारों के जरिए कहते थे। और इसीलिए मुकालमे बिल्कुल फित्री मालूम होते थे, फित्री कुदरती मालूम होते थे। मुकालमे बातचीत किरदारों की जो आपस में होती थी। कातिल की मां, जेवर का डब्बा, गिल्ली डंडा, ईदगाह, नमक का दरोगा, कौल का पास, कफन, उनके नुमाइंदा अफसाने हैं। ये इनके बहुत मशहूर और मकबूल अफसानों के नाम हैं। इसे आपको लिख लेना है और जहन नशी कर लेना अपने। और प्रेम 25, प्रेम 32, ख्वाब ख्याल, खाक परवाना, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह और वारदात उनके मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। अफसानों के नाम कुछ दे रखे हैं जो मशहूर हैं, काफ़ी मकबूल हैं, और साथ ही उनके अफसानों भी मजमुओं के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो अफसानों के नाम भी आप लिख लें और अफसानवी मजमुओं के नाम आप अलग से एक साइड के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर उतार लें इसको। आगे आते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा नावल लिखे हैं। उनके नावलों में बाजार हुस्न, चौगान हस्ती, मैदान हमल, गोशाए आफियत, बेवा, गबन, गोदान बहुत मशहूर रहे हैं। ये उनके नावल हैं। नावलों को भी आपको लिख लेना है और जहन नशी रखना है अपने। अब निसाब में शामिल कौल का पास अफसाने के बारे में बात हो रही है कि जो हम पढ़ने वाले हैं अफसाना, तो ये कौल का पास अफसाना राजपूतों की सच्चाई, बहादुरी और फर्ज शनासी की अक्कासी करता है। इस अफसाने के जरिए प्रेमचंद ने बच्चों में कौल के पास के जज्बे को उभारने के लिए कामयाब कोशिश की है। ये थी बच्चों प्रेमचंद की जिंदगी के हालात और उनकी मुख्तसर खुसूसियात कलाम, जिसके अंदर हमने उनके कुछ अफसानों के नाम भी देखे, अफसानी मजमुओं के भी और नावल के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही मुख्तसर सी मालूमात हमें सबक के बारे में भी करा दी गई है। सबक से भी हमारा सामना करा दिया गया है कि क्या आने वाला है हमारे अगले सबक के अंदर। कौल का पास प्रेमचंद का लिखा हुआ है, जिसमें बहादुरी, राजपूतों की बहादुरी, फर्द शनासी और कौल का पास रखने की बात को बताया गया है। और बच्चों के अंदर बात का धनी बनने के लिए, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए और उसको वादा पूरा करने के लिए जज्बात देने का इन्होंने प्रेमचंद ने कामयाब कोशिश की है। तो ये थी बच्चों प्रेमचंद से मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात। इसी के साथ हमारा ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम अगले सबक के साथ फिर शुरू करेंगे, जहां हम सबक कौल का पास शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।